हेलो बच्चों। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं वो है शिक्षा क्षेत्र में आदर्शवादी विचारकों का योगदान। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ आइडियलिस्ट थिंकर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? आंसर है शिक्षा में आदर्शवाद। शिक्षा के क्षेत्र में कमेनियस को आदर्शवाद के जन्मदाताओं के रूप में माना जाता है, किंतु दर्शन में आदर्शवाद सुकरात और प्लेटो की रचनाओं में दिखाई पड़ता है। तो आदर्शवाद के जन्मदाता तो कौन है? कमेनियस माना गया है। लेकिन दर्शन के इसमें कौन है आदर्शवाद? दर्शन किसके दर्शन में आदर्शवाद दिखाई दे रहा है? सुकरात और प्लेटो में। कमेनियस के अलावा पेस्थोलॉजी फ्रोबेल ने भी शिक्षा के आदर्शवादी दृष्टिकोण को उपस्थित किया है। किस किसने? पेस्थोलॉजी और फ्रोबेल ने भी। रॉबर्ट आर रस्क को आदर्शवाद मानव और प्रकृति में सामंजस्य स्थापित करता है और दूसरी ओर पशु की तुलना में मानव की विशेषताओं पर जोर देता है। वास्तव में मानव और पशु की शिक्षा में सबसे बड़ा अंतर मनुष्य की विशेष शक्तियों के कारण ही है। रस्क के शब्दों में ये शक्तियाँ और उनके उत्पाद मनुष्य की विशेषता है और उसे अन्य पशुओं से अलग करती है। मतलब इससे दर्शन शास्त्री ने माना है कि शक्तियाँ किस में है? मनुष्य में ज़्यादा है, और क्योंकि उनके पास मानसिक शक्ति विशेष रूप से है और मनुष्य की यही जो शक्तियाँ हैं उसी विशेषता के कारण वो पशुओं से अलग है। ये जैविकीय और मनोवैज्ञानिक विधायक विज्ञानों के क्षेत्र के बाहर है। ऐसी समस्याओं को उठाती है जिन्हें सुलझाने की आशा केवल दर्शन ही कर सकता है, और यही शिक्षा का एकमात्र संतोषजनक आधार उपस्थित करती है। ठीक है, तो ये बात कही गई है। आगे चलते हैं। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा स्वयं में कोई साध्य नहीं है, बल्कि एक साधन मात्र है। उसके माध्यम से माता पिता और समाज नई पीढ़ी में अपने आदर्शों का साक्षात्कार करते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही राज्य आदर्श नागरिकों का निर्माण करता है। शिक्षा के द्वारा ही धार्मिक संस्थाएं नैतिकता का प्रसार करती है। शिक्षा के द्वारा आदर्शवादी समाज में जनतंत्री आदर्शों को प्राप्त करना चाहते हैं। वे शिक्षा को अधिक प्रयोजनपूर्ण बनाना चाहते हैं, जहाँ वे एक और ज्ञान के लिए ज्ञान को शिक्षा का सिद्धांत मानते हैं, वहाँ दूसरी ओर उसके द्वारा जीवन में विकास भी करना चाहते हैं। वे आदर्शों के महत्व पर विश्वास करते हैं। हमारा जीवन हमारे आदर्शों के अनुसार बदलता रहता है। व्यक्ति अपने जीवन का एक आदर्श बनाता है कि मुझे इन सिद्धांतों, इन तथ्यों, इन सत्य पर चलना है। ठीक है, तो उन्हीं सत्य और सिद्धांतों पर चलते हुए कई कलाकार बनते हैं, कुछ साहित्यकार बनते हैं, कुछ वैज्ञानिक और कुछ दार्शनिक। ठीक है, तो अपने अपने आदर्शों के अनुसार वो विकसित होते हैं। इस प्रकार आदर्शवादी व्यक्ति समाज और प्रजाति में आदर्श सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। किसी समाज का व्यक्ति यदि किसी क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ जाता है तो उस समाज की सामाजिक व्यवस्था को ही वो ऊंचा उठा देता है। ये सामाजिक व्यवस्था जनतंत्री व्यवस्था है। आदर्शवाद में मानव व्यक्तित्व को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। शिक्षा में आदर्शवाद का इतिहास। नंबर 1 है जॉन एमोस कमेनियस। कमेनियस का जीवन काल 1592 से 1670 तक था। वह ईश्वर को शिक्षा का लक्ष्य मानता था और साथ ही साथ शिक्षा में जगत और मानव विषयक ज्ञान को भी सम्मिलित करता था। एक और वह शिक्षा के धार्मिक लक्ष्यों से प्रभावित था और दूसरी ओर वह बाद में आने वाले शिक्षा दार्शनिकों द्वारा स्थापित धर्मनिरपेक्ष लक्ष्यों का भी मार्ग प्रशस्त करता था। तो किससे धार्मिक लक्ष्यों से भी प्रभावित था वो, और जो शिक्षा दार्शनिक आते थे वो धर्मनिरपेक्ष लक्ष्यों को मार्ग प्रशस्त करने में भी उनकी सहायता करता था। उसके अनुसार जो बालक की शिक्षा है जो माँ की गोद से प्रारंभ होती है और पहले 6 वर्षों तक बालक को विद्यालय में रुचियों का उन्मुक्त विकास करना चाहिए। बालक की किस किस तरह की रुचियाँ हैं ये विद्यालय में पहले 6 वर्ष तक उसकी रुचियों का विकास करना चाहिए। इसके बाद अगले 6 वर्षों में मेधावी विद्यार्थी लैटिन विद्यालय में अध्ययन कर सकते हैं और परीक्षा पास करने के बाद अगले 6 वर्षों तक विश्वविद्यालय में अध्ययन करें। ठीक है ना। कमेनियस के अनुसार शिक्षा प्रणाली में प्रकृति की व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। कमेनियस प्रकृति को महत्व देता था, इसलिए वो चाहता था कि प्रकृति की जो व्यवस्था है उसी का पालन होना चाहिए और बालक की रुचियों पर जोर दिया जाए। उसे इंद्रियों के प्रयोग, बौद्धिक विकास पर पहुंचना चाहिए। सीखने में प्रत्यक्षीकरण को महत्व दिया जाना चाहिए। कमेनियस के शिक्षा दर्शन का जो मूल्यांकन किया गया है वो देखते हैं। नंबर 1,
कमेनियस ने बालक को मानव प्रजाति का वारिस ठहराया है ना। बालक को क्या बताया कि मानव प्रजाति का वो वारिस है, पूरे मानव समूह का वो नेतृत्व कर रहा है, किंतु उसके अनुरूप शिक्षा व्यवस्था उपस्थित नहीं की, क्योंकि वो प्रकृति की ओर जैसे शिक्षा देना चाहता है उसके बालक के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था उन्होंने उपस्थित नहीं की। वह ये भूल गया कि प्राचीन संस्कृति का भी कोई महत्व है। उसने केवल समकालीन लेखकों की रचना को ही पढ़ने की सलाह दी। दूसरी बात जो थी इसमें, तुलना की उपयोगिता तभी होती है जबकि उसे समझा दिया जाए। कमेनियस ने प्रकृति से प्रेरणा ली, मनुष्यों की वृक्षों और चिड़ियों से तुलना की। इस तुलना में वह बहुधा मानव प्रकृति की विशेषताओं को भूल गया और प्रकृति को अत्यधिक महत्व देने लगा। तीसरी जो बात थी इसमें वो ये थी कि कमेनियस ने यह माना कि मनुष्य के प्रत्येक बात सीखनी चाहिए, किंतु उसे ज्ञान और मानव शक्ति का सही अनुमान नहीं था। इससे उसकी शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण हो गई और वृद्धावस्था में कमेनियस ने स्वयं ये स्वीकार किया था कि उसके ग्रंथ युग की आवश्यकता को पूरा नहीं करते, कि युग किस दिशा में जा रहा है तो उसी दिशा के अकॉर्डिंग मानव होना चाहिए, वैसे उसकी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात वो बता नहीं पाया, तो उसने ग्रंथ को युग की आवश्यकता के अनुरूप उसे पूरा नहीं किया। क्वेश्चन नंबर जो चौथी बात ये थी कि कमेनियस की यह अवधारणा उपयुक्त नहीं है कि बालकों के विश्व ज्ञान को सार रूप में समझाया जाए। पांचवी बात थी जो ये थी कि कमेनियस की अवधारणा थी कि बालकों को भाषा भी सार रूप में समझाई जाए, किंतु यह उपयुक्त नहीं है। ठीक है, फिर भी इसके बावजूद भी जहाँ तक शिक्षा में योगदान का संबंध है, कमेनियस की तुलना विज्ञान में कोपरनिकस और न्यूटन के समान की गई है। ठीक है, अब चलते हैं अगले साइंटिस्ट की ओर, दर्शन शास्त्री की ओर, रॉबर्ट आर रस्क। रॉबर्ट रस्क ने अपने आदर्शवाद में मानव और प्रकृति में समन्वय किया है और पशुओं पर मनुष्य की श्रेष्ठता दिखलाई है। वास्तव में मनुष्य और पशु की शिक्षा में अंतर मानव की विशेषताओं के कारण होता है। रस्क के शब्दों में ये शक्तियाँ और उनके उत्पाद मानव की विशेषता है ना। जो शक्तियाँ हैं और उनसे जो प्रोडक्ट सामने आ रहा है वो मानव की विशेषता बता रहा है कि उसके मस्तिष्क के उपज है सब, और उसे अन्य पशुओं से भिन्न करती है। वे जैविक, मनोवैज्ञानिक, विधायक विज्ञानों की पहुँच से परे है। वे ऐसी समस्याएं उठाती है जिनका समाधान करने की आशा केवल दर्शन शास्त्र से ही की जा सकती है, और केवल दार्शनिक आधार को शिक्षा का एकमात्र संतोषजनक आधार बनाती है। क्या थी रस्क के अनुसार कि वो दार्शनिक आधार को शिक्षा का एकमात्र संतोषजनक आधार बनाती है। ठीक है, शिक्षा स्वयं साधन नहीं है बल्कि साध्य का साधन है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से माता पिता अपने आदर्श उपस्थित करते हैं। जब माता पिता शिक्षित होते हैं, बच्चे को अच्छी शिक्षा देते हैं, स्वयं आदर्श उपस्थित करते हैं कि नहीं हमें किस तरह से अपने बालक के सामने व्यवहार करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह के कार्य करने चाहिए, जिससे उनका बालक भी वैसे शिक्षा ग्रहण करके आगे जाए। शिक्षा के माध्यम से राज्य आदर्श नागरिकों का निर्माण करता है। शिक्षा के माध्यम से धार्मिक संस्थाएं नैतिकता फैलाती है। जहाँ तक आदर्शवादियों का प्रश्न है, वे समाज में जनतंत्रीय अवधारणा को फैलाने के लिए शिक्षा का प्रयोग करना चाहते हैं। ठीक है, वे शिक्षा को अधिक प्रयोजनमय और उपयोगी बनाना चाहते हैं। वे एक और ज्ञान को ज्ञान के लिए चाहते हैं, परंतु दूसरी ओर ज्ञान को जीवन में प्रगति के लिए प्रयोग करना चाहते हैं। वे आदर्शों के महत्व में विश्वास करते हैं और आदर्श ही मानव को परिवर्तित करते हैं। साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक आदर्शों से विकसित होते हैं। अस्तु आदर्शवादी एक ऐसा सामाजिक संगठन बनाना चाहते हैं जो जनतंत्री हो, मानव व्यक्तित्व को अधिकतम महत्व प्रदान करे। ठीक है, तो इन्होंने किस बात पे जोर दिया है कि कैसा हो? हाँ, कैसा हो? केवल दार्शनिक आधार ही। इन्होंने कहा है कि केवल दार्शनिक आधार ही है जो मानव को आगे बढ़ाता है, शिक्षित बनाता है, आदर्शवादी बनाता है। और वह कई तरह के साहित्यकार, कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक अपने अपने आदर्श प्रस्तुत करते हैं और उससे सामाजिक संगठन तैयार होता है, वो जनतंत्री होता है और मानव को अधिकतम महत्व प्रदान करता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं तीसरे आदर्शवादी की ओर, टीपी नन, जो 1870 से लेकर 1944 तक। ठीक है, समकालीन आदर्शवादी शिक्षा दार्शनिकों में टीपी नन का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है।
वे ये मानते थे कि समाज के बाहर भी मानव का व्यक्तित्व निर्दोष होता है। मानव व्यक्तित्व के विकास में समाज का योगदान विधायक के साथ साथ नकारात्मक भी है। व्यक्ति के विकास पर सामाजिक परिवेश का दूरगामी प्रभाव पड़ता है। यह विकास स्वाभाविक और व्यक्तिगत होना चाहिए। इसमें आत्म साक्षात्कार जरूरी है। अस्तु शिक्षा का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार अथवा व्यक्तित्व का विकास है। समाज और राज्य का एक कर्तव्य है कि बालक के विकास के लिए उपयुक्त परिवेश जुटाए। इसका कहने का मतलब है कि बालक का जब विकास की बारी आती है तो समाज और राज्य ये निश्चित करें कि बालक को किस तरह की शिक्षा देनी है, किस तरह के संस्कार उसमें डालने हैं कि वो उसका विकास, उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके और ऐसा परिवेश उसके आसपास उपस्थित किया जाए। टीपी नन ये मानते थे कि मनुष्य का मस्तिष्क दो भागों में बटा है, हार्मी और नीमे। जबकि हार्मी में प्रवृत्तियां शामिल है, नी में संरक्षण की शक्ति है। जबकि पहला हमें सक्रिय, गतिशील और संगठित और आयोजित रखता है, दूसरा हमारे अनुभवों का संग्रह करता है। ठीक है। इस प्रकार नी में स्मृति से संबंधित है और उसमें शामिल करता है, और उसमें स्मृतियों के साथ साथ अन्य अनुभव भी आते हैं। अनुवांशिकता में पुरानी पीढ़ियों का अपरिवर्तनीय प्रभाव शामिल होता है। अनुवांशिकता और परिवेश दोनों में समन्वय होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही बालक के विकास को निर्धारित करते हैं। किसमें? अनुवांशिकता और परिवेश में समन्वय होना आवश्यक है। ठीक है। अस्तु बालक की शिक्षा में हार्मी और नीमे दोनों का ही महत्व है। पहले 8 वर्ष की आयु तक बालक की शिक्षा किंडरगार्टन और मोंटेसरी प्रणाली से होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा 8 वर्ष की आयु 13 वर्ष की आयु तक चलती है। उसके बाद 5 वर्ष माध्यमिक शिक्षा के दिए जाने चाहिए, जो कि शिक्षा व्यवस्था का केंद्र है। क्योंकि बालक जब बड़ा हो जाता है, दूसरी चीज़ों को समझने लग जाता है, तो उसकी माध्यमिक शिक्षा अच्छे तरीके से होनी चाहिए। इस किशोरावस्था में लड़के लड़कियां नर नारी बन जाते हैं। अस्तु हमारा भविष्य हमारी किशोर शिक्षा पर निर्भर करता है, इसलिए ये कहते हैं कि किशोर शिक्षा पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नन के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, परंतु ये आत्म साक्षात्कार व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही दिशा में होना चाहिए, क्योंकि मानव व्यक्तित्व अनुवंशिकता परिवेश दोनों से ही प्रभावित होता है। व्यक्तित्व के लक्षण परिवेश में विकसित होते हैं। व्यक्ति ही समाज के विकास का नेता है। टीपी नन के अनुसार शिक्षा का पाठ्यक्रम संतुलित और संकलित होना चाहिए। विद्यालय को संस्कृति और सभ्यता की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। बिल्कुल सत्य बात है कि बिल्कुल संस्कृति के अनुरूप और सभ्यता के अनुरूप बालक को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। शिक्षा के आंतरिक लक्षणों का विकास शिक्षा का लक्ष्य और कार्य है। इसमें विज्ञान के साथ साथ मानविकी, समाज विज्ञान, कला और साहित्य का अध्ययन भी आवश्यक है। इनके साथ ही संगीत, विज्ञान और गणित भी जरूरी है। शिक्षार्थियों के सहयोग सर्वांग विकास के लिए सभी विषयों का ज्ञान और प्रयोग आवश्यक है। बिल्कुल सत्य बात है कि संगीत और विज्ञान और गणित के साथ साथ उसे साहित्य, सामाजिक और अन्य चीज़ों की भी, संस्कृति की, सभ्यता की भी पूरी जानकारी देनी चाहिए, और उसके विकास के लिए सभी विषयों का ज्ञान उसको कराना आवश्यक है। रूसों के समान टीपी नन भी ये मानते हैं कि मनुष्य के जन्म के समय स्वतंत्र होता है। उसे स्वाभाविक विकास की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसे थोड़ी पता होता है कि मैं कौन सी जाति में जन्म ले रहा हूँ, या गरीब परिवार में ले रहा हूँ या अमीर परिवार में ले रहा हूँ। वो बिल्कुल स्वतंत्र है। वो किसी चीज़ से विज्ञ अनभिज्ञ किसी भी चीज़ का उसके अंदर कोई भान नहीं होता है। ठीक है। किंतु स्वतंत्रता मानव विकास में बाधक नहीं होनी चाहिए। वास्तविक स्वतंत्रता अनुवांशिकता परिवेश के समन्वय में है। वह उच्छृंखल व्यवहार नहीं बल्कि आत्मनियंत्रित व्यवहार है। अस्तु स्वतंत्रता के साथ साथ अनुशासन का भी शिक्षा में महत्व है। यदि बालक को कुछ नहीं बताया जाएगा कि सही क्या है गलत क्या है, ये बात उसे नहीं बताई जाएगी, तो वो अनुशासनहीन हो जाएगा, तो स्वतंत्रता उसके विकास में बाधक बन जाएगी। इसलिए उसको अनुशासन का भी ज्ञान होना चाहिए। अनुशासन में आंतरिक प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी है। यह अनुशासन बाहर से नहीं लादा जा सकता, क्योंकि इससे स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है। टीपी नन के अनुसार अनुशासन ही वास्तविक स्वतंत्रता है और वास्तविक अनुशासन आत्मानुशासन है। फिर भी शिशुओं को आदेश देने भी जरूरी हैं। सर्वोपरि शिक्षक को स्वयं शिक्षार्थी के सामने अनुशासित जीवन का आदर्श उपस्थित करना चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि अधिकांश विद्यार्थियों का जो आदर्श होते हैं उनके शिक्षक ही होते हैं, क्योंकि शिक्षक स्वयं बच्चों के सामने स्वयं को एक आदर्श के रूप में प्रेजेंट करते हैं,
इसलिए बालक उनको देख कर के, नहीं मेरे टीचर इतने अच्छे थे, वो इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते थे, वो ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे, तो उनको देख देख कर बच्चा स्वयं भी वैसा बनने का प्रयास करता है, जीवन में उनके आदर्श को अपने मन में अपनाता है। तो इसलिए शिक्षक को स्वयं अपना आदर्श प्रस्तुत करना, जीवन का आदर्श प्रस्तुत करना ज़रूरी होता है। चौथे नंबर पे जो आते हैं वो है जीन जैकस रूसो। रूसो का जीवन काल 1712 से लेकर 1778 तक माना जाता है। उसके दर्शन में सामान्य व्यक्ति के विकास और कल्याण की ओर विशेष ध्यान दिया गया था। वह शिक्षा को प्रगति के अधिक से अधिक निकट लाना चाहता था। क्या मानते थे रूसो प्रकृति की ओर लौटो, है ना, ध्यान आया आपको? हाँ, तो रूसो ने कहा था कि प्रकृति अधिक से अधिक निकट लाना चाहता था। उसने बालक के अधिकारों पर जोर दिया। अध्यापक को बालक का अध्ययन करना चाहिए, उसकी शिक्षा प्रणाली को उसी के अनुरूप परिवर्तित करना चाहिए। इसका पुस्तकीय अध्ययन से भी अधिक महत्व है। पहले 12 वर्षों में बालक को अधिक से अधिक प्राकृतिक संपर्क में रखा जाना चाहिए। अगले 3 वर्षों में उसे अपने चारों ओर के भौगोलिक परिवेश, भौतिक विज्ञान आदि का अध्ययन कराना चाहिए। उसके बाद अगले 5 वर्षों में सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन किया जाना चाहिए और खेल द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। पहले कुछ वर्षों में तो क्या था कि उसे सभी तरह का ज्ञान दिया जाए, प्रकृति के नज़दीक रखा जाए। फिर उसके बाद उसे पहले 12 वर्षों में तो उसे प्राकृतिक संपर्क में रखा जाए और उसके बाद के 3 वर्षों में भौगोलिक परिवेश और भौतिक विज्ञान का ज्ञान दो। उसके बाद के अगले 5 वर्षों में सामाजिक विज्ञानों का अध्ययन उसे करवाना चाहिए और इस सारी शिक्षा खेल के माध्यम से दी जाए। बहुत अच्छा, ठीक है। 5वें नंबर पे हम चलते हैं जॉन हेनरिक पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी का कार्यकाल 1746 से 1827 माना जाता है। उनका कहना था कि शिक्षा बाहर से नहीं ला दी जानी चाहिए, क्योंकि बालक का आंतरिक विकास है। शिक्षा क्या है? बालक का आंतरिक विकास है। इससे बाहर से उसे दबाव नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हें तो ये चीज़ पढ़ना ही है, ये याद करना ही है, ये ऐसे करना ही है। इस तरह से दबाव नहीं होना चाहिए। शैक्षिक सिद्धांत निरीक्षण और प्रयोग से पता लगाए जाने चाहिए। अध्यापन की सफलता बालक की रुचि के अनुसार सिखाने पर आधारित है। किस पे जोर दिया है? बालक की रुचि पर। बालक की शिक्षा में बाल्यावस्था का सबसे अधिक महत्व है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है और उसका लक्ष्य व्यक्ति की समस्त शक्तियों का स्वाभाविक और समन्वित विकास है। शिक्षा की सफलता के लिए शिक्षक को न केवल विभिन्न विषयों का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि शिक्षण प्रणालियों से भी परिचित होना चाहिए। मतलब बालक को शिक्षा देने से पहले शिक्षक को पता होना चाहिए कि कौन सी शिक्षा प्रणाली में काम में लूँ, जिससे बालक को पूर्णतया शिक्षित हो सके और उसके जीवन में सफल हो। 6 नंबर पे आते हैं जोहान फ्रेडरिक हर्बर्ट। जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट का जीवन काल 1776 से 1841 तक माना जाता है। उनके अनुसार शिक्षा का प्रयोजन बालक के नैतिक चरित्र का विकास है। नैतिक शिक्षा के लिए इतिहास, साहित्य, विज्ञान और गणित से सहायता मिल सकती है। शिक्षा की प्रक्रिया में बालक की रुचि को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। किसको महत्व दे रहे हैं यहाँ पर भी? कि जब बालक की शिक्षा की बारी आती है तो उसकी रुचि को महत्व दो। जब तक बालक किसी कार्य में रुचि नहीं लेता तब तक शिक्षा के द्वारा उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हर्बर्ट ने विद्यालयों के विषयों में सहसंबंध पर जोर दिया। उसने शिक्षण प्रणाली में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण माना। उसके अनुसार शिक्षण में सबसे पहले तैयारी की आवश्यकता होती है, इसके बाद प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, व्यवहार की स्थितियाँ आती है। इस प्रकार हर्बर्ट आदर्शवादी दृष्टिकोण से शिक्षा व्यवस्था उपस्थित करता है। कौन कौन सी बातें आई? शिक्षण में सबसे पहले तैयारी, इसके बाद प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर सामान्यीकरण और फिर व्यवहार। ठीक है। 7वें नंबर पे चलते हैं। फ्रेडरिक ऑगस्ट फ्रोबेल। फ्रोबेल का शिक्षा दर्शन सबसे अधिक आदर्शवादी माना जाता है। उसका कहना था कि मनुष्य में बाल्यावस्था में उसकी शक्तियाँ अनभिव्यक्त रूप में रहती है। क्या होता है कि बाल्यावस्था में उसके अंदर शक्तियाँ तो होती है, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं हो पाती, अनभिव्यक्त रहती है, यानी दबी हुई रहती है, छिपी हुई रहती है। और शिक्षा का एकमात्र कार्य इन शक्तियों को उजागर करना, उनका पूर्ण विकास करना है। अब शिक्षा क्या करती है? उसकी जो शक्तियाँ हैं उनको उजागर करती है। अस्तु शिक्षा विधियों को जगाकर उनका पूर्ण विकास है। अस्तु शिक्षा विधियाँ आंतरिक विकास के स्वाभाविक नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। फ्रोबेल के अनुसार चूंकि ईश्वर ही समस्त सृष्टि का स्रोत है, अस्तु समस्त जीव प्राणियों में एक ही तत्व विद्यमान होना चाहिए। अस्तु
बालक की विभिन्न शक्तियों का समन्वित विकास होना चाहिए। फ्रोबेल ने शिक्षा में आत्मक्रिया को मुख्य विधि माना और बालक में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया। उसके अनुसार विद्यालय एक संचित समाज है और उसके सामाजिक परिवेश का बालक के विकास में अत्यधिक महत्व है। फ्रोबेल के विचारों का प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव दिखलाई पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन लेके आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।